कॉपी दिखा रहे हो, उस संविधान के अंदर तुम्हारे पूर्वजों ने षड्यंत्र करके संविधान में उन तस्वीरों को निकाल करके दूसरा संविधान छापा और वो खत्म कर दिया था कि लोग अपनी उस सिविलाइजेशन में ना जुड़े। लेकिन मैंने फिर कहा, व्यक्ति भी आते हैं, व्यक्ति भी चले जाते हैं। उस समय के दौर में, उस समय अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतना बड़ा काम किया, नहीं सोचा होगा उन्होंने कभी कि भारत के सनातनी हिंदू इतने सोए हुए हिंदू होंगे कि कब ये तस्वीरें गायब हो गई, क्योंकि उनको तस्वीरों से क्या लेना था। आटा सस्ता है कि नहीं, चावल सस्ता है कि नहीं, हमें ये मिला कि नहीं मिला, वो ये नहीं जानते थे कि हमारे वंशज ऐसे होंगे। लेकिन देखिए कि ये सत्ता का खेल नहीं है, ये राष्ट्रों के जीवन में जो मूवमेंट आता है जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, वो सबको किसी को पता ही नहीं था। जिस दिन से हमको पता चला कि उसमें नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के एक साथी थे जिनका नाम राम मनोहर सिन्हा था, वो जबलपुर के रहने वाले थे। जबलपुर की एक स्पीच में उनके परिवार को पता चला कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, वो मुझे लेके गए और 2007 में राम मनोहर सिन्हा का देहांत हुआ और देहांत होने से पहले अपने बेटे को उस पूरी कथा को रिकॉर्ड करके गए। उन्होंने मुझे सुनाया, एक ही बार के बाद पूरी कथा मुझे याद हो गई और उसमें ये किया गया कि जब वो सब कुछ बन गया और सारे चित्र लग गए, अब आपको मैं एक बड़ी स्पिरिचुअल बात कहता हूं। क्या आप सोचिए कि एक 22 साल का लड़का देश के राष्ट्रपति के सामने बैठा है और राष्ट्रपति उससे कहता है कि तुमने इतने उनके बनाए हुए 16 चित्र उसके अंदर है, नंदलाल बोस के बनाए हुए बाकी चित्र उसमें है, कुल 22 चित्र है। अब सोचिए कि 16 इतने कम उम्र का एक बच्चा, मां तो उसकी 19 से 21 साल की उम्र थी, देश का राष्ट्रपति उससे पूछता है कि तुमने इतने अच्छे चित्र बनाए हैं, क्या तुम इन चित्र बनाने का पैसा नहीं लोगे? वो राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शब्द इस्तेमाल किया मेहनताना, उसने मना कर दिया। तो फिर वो उनसे क्या कहता है? यानी आप सोचो कि हमारा पूर्वज ही हुआ ना आज की डेट में। तो यार मैं नंदलाल बोस और उस राम मनोहर सिन्हा को प्रणाम करता हूं। क्या विजन का बच्चा था, 21 साल का बच्चा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूं कि संविधान के हर पृष्ठ पर मेरा नाम लिख दिया जाए। ये इशू नहीं है। अभी भी उस बच्चे की विजन को देखिए कहां लेके गया, कितना राष्ट्रपति से बात करते वक्त क्या उसका कॉन्फिडेंस रहा होगा। ये कॉन्फिडेंस जब भी होता है जब सामने वाले से कुछ लेने की तमन्ना नहीं होती है। उस बच्चे ने उनसे कहा कि हर प्रश्न पे नाम लिख दीजिए। किस तरीके से एक 21 साल का बच्चा, देश के पहले राष्ट्रपति जो इतने महाज्ञानी थे, उनसे कम्युनिकेट करते करते उसने कुछ नहीं कहा। जैसे उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा हर प्रश्न पे नाम लिख देंगे, तो एकदम जैसे वो शुरू किया उन्होंने कहा नहीं, मेरा किसी पन्ने पे नाम मत लिखिए। उसका जब आज मैं सोचता हूं कि ये मेरे पूर्वज थे, ये बोल के मुझे आज भी गर्व होता है। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा तुम चाहते क्या हो, तो मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत के संविधान का जो पहला प्रश्न है जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसमें जो बेल बनी हुई है उसमें हाथी है, उसमें शेर है, उसमें मोर है। उसने कहा सिर्फ इस लाइन के अंदर मेरे नाम का सिर्फ राम लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आज की जनरेशन को जब ये नहीं पता होगा कि राम मनोहर सिन्हा कौन था, तो भी उसको ये सोचा होगा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन राम शब्द भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है। ये विजन है, हम उनके वंशज हैं, हम चाटुकार दलालों के वंशज नहीं हैं। और सोचिए उस चित्रों को निकाल दिया गया। कोई बोला मुझे बताइए पिछले 50 साल के संदर्भ में चित्र कैसे गायब हो गए? हर बात का सवाल करो। उस वक्त आपके थे लोग, ऐसा नहीं है कि आज ही आपकी गिनती बढ़ गई है। उस वक्त भी थे, 2 थे, 1 थे ना, तब भी किसी ने नहीं पूछा। लेकिन क्या समय आता है, कैसे आता है, इसका इंतजार करना चाहिए। नई संसद बनी, भारतीय राजनीति के 3 महापुरुष जो मेरे लिए हो सकते हैं, लोग पार्टी के लाइन में ले, मुझे उसमें कोई मेरी कोई पार्टी नहीं मेरे भाई। सरदार पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, ये 3 मेरे आदर्श। पूरा देश इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलता है, लेकिन इनके लिए किया कुछ नहीं, हम करा कुछ नहीं। वोट देते वक्त तो हम फूल वाले चचा के पैरों में ही गए,
अब उन्हीं के वंशज को देने में लगे हुए, वो 100 पे आ गया इस बार, मैंने सोचा। लेकिन आप सोचो कि कैसे लोग थे कि वो ये करके चले गए। 2014 में उसी संसद के अंदर वो बड़े विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से संसद का कोई लेना देना नहीं, बड़ी कविताएं सुनाने से संसद का कोई लेना देना नहीं है। ये टाइम पास करना है। आपने अपने दौर में सिविलाइजेशन के लिए क्या किया, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, जो 100 हजारों साल तक जिंदा रहेगी। आपने वो सब नहीं किया। ईद कहानी किससे खूब सुनाए। एक दूसरे थे जो आजकल हॉस्पिटल में हैं, वो भी, उनको भी पागलपन सवार हो गया कि जब तक पढ़े लिखे लोग हो की तरह मैं अंग्रेजी में किताब ना पढ़ लूं, जब तक जिना की कब्र पे जाके फूल ना चढ़ा दूं और जिना को सेकुलर ना बता दूं। जिस दिन उन्होंने सेकुलर बताया, उसी दिन हिंदुओं ने उन्हें सेकुलर बना दिया। वो ऐसे थे, हृदय हिंदू सम्राट, यात्रा निकाली, सब कुछ किया। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका समय जिस दिन आएगा, भीड़ में से लोग आपको उठा के ले जाएंगे और वहां बैठा। और जो लोग ये कहते हैं कि जुगाड़ जुगाड़ ये कर लो, कुछ नहीं होता है। हृदय हिंदू सम्राट थे, देश में सबसे बड़ी हिंदू की यात्रा निकाली, जो देश के पोटेंशियल प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने कलाबाजियां शुरू की, उनके भाग्य में नहीं लिखा, दूर दूर तक नहीं लिखा, कहीं नहीं नजर आए। वो सिर्फ उप प्रधानमंत्री बैठे रह गए। जिस आदमी को आपने तिरस्कार की निगाह से देखा, जिस आदमी को आपने अपने बराबर में कुर्सी बैठने के लिए नहीं दी, जिस आदमी को आपने अपने पैरों पे उखरू होकर बैठने का मजबूर कर दिया, लेकिन भाग्य किसी का आप ले नहीं सकते। वो आदमी जिसको आपने पैरों के नीचे ऐसे उखरू बोल, जैसे लगता है थाने में कोई चोर बैठा हो, आपने मजबूर, वो तस्वीर छपी हुई है, कोई मेरे पास नहीं है। 98 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह था। देश के टॉप महान प्रांत, एक से एक महान हिंदू लीडर बैठा हुआ था। उस आदमी को बैठने नहीं दिया कुर्सी पे, क्योंकि छोटा हो जाएगा। मैं नहीं जानता उसकी कास्ट की वजह से छोटा हो जाएगा या उसके कपड़े पहनने की वजह से छोटा हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहां है? वो 15 साल गुजरात में और 15 साल यहां बैठा है, ये उसके भाग्य है। और देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बातों को आप ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई, मैं कभी न मिला तो मेरी कोई मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन मैं अगर ये सोच के बोलूं कि मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, मैं उन तथ्यों को रखता। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसे पार्टी ने बाद में चुना, देश ने पहले चुना। उसके दबाव में पार्टी ने कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और ये उसी के भाग्य में आया कि उसने कुछ भी शोर नहीं मचाया और एक नई संसद बनाई। और नई संसद बना करके जिस सावरकर के बारे में एक मंद बुद्धि बच्चा ये कहता है, आई एम नॉट ए सावरकर, पुरखे करोड़ों साल तक तुम मर के पैदा भी हो जाओगे तो सावरकर नाम तुम्हारे खानदान में किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे 100 साल तक तुम सावरकर नाम रखने की तुम्हारी औकात नहीं है। सावरकर एक विचार है, सावरकर एक व्यक्ति नहीं है। तुम कहते हो आई एम नॉट ए सावरकर, तुमसे कहा किसने कि अपनी गंदी और घटिया जबान से सावरकर जैसे महापुरुष का नाम? सावरकर को सबने, मुझे बहुत सारी बातें पता है, मैं मंच से बोल चुका हूं, मैं यहां खड़े होकर के किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर मेरा अपने ने भी ये झूठ बोला है तो मैं उतनी ही ताकत से बताता हूं। सावरकर की तस्वीर लगनी थी पुरानी पार्लियामेंट, सावरकर साहब की तस्वीर लगनी थी पार्लियामेंट में, तैल चित्र लगता है। और मैं बार बार, जिन साहब ने किस्सा बताया है वो जीवन में अब है नहीं, और वो साहिब मामला थे। ऐसे ब्राह्मण को मुझे गर्व करने का शौक। उनका नाम था, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मनोहर जोशी। लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं वो स्पीकर थे। मैंने कहा कि आप कुछ भी करें, जब समय आए और उस समय उस मोमेंट पे अगर आपने कुछ और कर दिया तो फिर नहीं। सावरकर साहब का चित्र लगना था, और चित्र लगने पर कई लोगों को विवाद था। कुछ लोग सावरकर के बारे में ये तो बहुत कहते थे सावरकर माने ये, सावरकर माने को। लेकिन जब समय आया
तो देश के प्रधानमंत्री उस कमेटी का चेयरमैन होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सा चित्र लगना है। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और हर पार्टी के एक एक लोग होते हैं, और स्पीकर उसका सेकंड नंबर 2 होता है। मीटिंग हुई, सावरकर पे कविता करना एक अलग बात है, लेकिन जब मीटिंग हुई तो देश के प्रधानमंत्री ने उस मीटिंग में सावरकर के चित्र का जिक्र ही नहीं किया। और जोशी जी को यह बात बहुत गहरी चुभी है। जोशी जी जानते थे कि वर्तमान राजनीति में क्या किया जा सकता है। उन्होंने महान कार्य किया। आज उनके वारिस जो है कुछ और कर रहे हैं। बाहर निकले स्पीकर साहब ने, मैं मनोहर जोशी जी के इस कार्य के लिए 10 बार सार्वजनिक मंचों से उनके पैर छू सकता हूं, उनकी तस्वीर के पैर छू सकता हूं। मनोहर जोशी साहब ने मुंबई में फोन किया। मुंबई में एक आदमी है जो सुनता कम है, मारता सस्ता है। बाल ठाकरे को फोन करके कहा कि मान्यवर सावरकर के चित्र के बारे में जो मीटिंग हुई है उसमें चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री ने उनका नाम ही नहीं रखा है, तो ये फिर कैसे लगेगा। उस आदमी ने ये कहा शाम को फोन करके कि मैं दिल्ली आ रहा हूं।